नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC में। दोस्तों, CGPSC मेंस के पेपर 7 के भाग 1 में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो विविध अधिनियम, नियम और योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में। यह अधिनियम CGPSC मेंस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अंत तक इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले कार्य करेगा। अर्थात राज्य के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली विविध योजनाएं बनाएगा, उससे संबंधित कार्य करेंगे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और जो जनता है उनके खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए यह अधिनियम लाया गया, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। और यह अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसका अपना स्वयं का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ठीक। और यह अधिनियम जो राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उससे पूर्व की यह अधिनियम है, इसलिए यह अधिनियम और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके। तो राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 10 सितंबर 2013 से अधिसूचित हुआ, जबकि ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू है। तो चलिए इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, तो 22 दिसंबर 2012 छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यह अधिनियम पारित हुआ और 9 जनवरी 2013 को यह अधिनियम जो है राज्यपाल की स्वीकृति मिली। वहीं 18 जनवरी 2013 से यह अधिनियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और उसी दिन से यह अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू है। तो ये 3 डेट आप याद रखिए, 22 दिसंबर 2012 विधानसभा, 9 जनवरी राज्यपाल, 18 जनवरी 2013 छत्तीसगढ़ में लागू है। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं और 34 धाराएं हैं। कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, अब आइए उसको जानते हैं। और पीएससी की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम जानेंगे। देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक है। अध्याय 1 की धारा 1 कहता है, इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और इसका प्रारंभ जो है राजपत्र में प्रकाशित होते ही अर्थात 18 जनवरी 2013 से यह अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है बहुत सारी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो अध्याय 2 की धारा 3 के अंतर्गत देखिए, धारा आपको याद नहीं रखना है, मुख्य प्रावधान को याद रखना है। ठीक है। 3 प्रकार के परिवारों की बात की गई है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार। अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य परिवारों को रियायती दर पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 3 प्रकार के परिवार हैं, उनको रियायत दर पर खाद्य सुरक्षा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 3 प्रकार के जो परिवार हैं उनको जो है अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को 1 रुपया प्रति किलो की दर से और सामान्य परिवार को 10 रुपया प्रति किलो की दर से खाद्यान्न अर्थात चावल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आंकड़ा जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 14 लाख अंत्योदय परिवार हैं। वहीं प्राथमिक परिवार जो है 42 लाख है और सामान्य परिवार 8.5 लाख हैं। ठीक है। अर्थात 14 लाख राशन कार्ड अंत्योदय परिवार के, 42
42 लाख जो है प्राथमिक परिवार के और 8.5 लाख राशन कार्ड सामान्य परिवार के हैं। अर्थात 65 लाख परिवारों को खाद्यान्न जो है आपूर्ति कराया जा रहा है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को 1 रुपया प्रति किलो की दर से और सामान्य परिवार को 10 रुपया प्रति किलो की दर से। अब देखिए मैं थोड़ा टेबल को यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। अंत्योदय परिवार में देखिए चावल दिया जाएगा 35 किलोग्राम प्रति माह 1 रुपया प्रति किलो की दर से। चना दिया जाएगा 2 किलोग्राम प्रति परिवार 5 रुपया प्रति किलो की दर से। वहीं रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो 2 किलोग्राम प्रति परिवार और यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं तो 1 किलोग्राम प्रति परिवार जो है निःशुल्क। वहीं प्राथमिक परिवार की बात करें तो यदि एक सदस्य वाले राशन कार्ड हैं उनको 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलो प्रति माह और 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड को 35 किलोग्राम प्रति माह और यदि 5 से अधिक सदस्य हैं तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह जो है 1 रुपया प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि सामान्य परिवार की बात करें तो एक सदस्य है तो 10 किलोग्राम, 2 सदस्य हैं तो 20 किलोग्राम और 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जो है चावल उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चना है, चना जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को जो है दिया जाएगा। और यहीं पर जो है अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को जो है 17 रुपया प्रति किलो की दर से 1 किलो शक्कर भी दिया जाएगा। और अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार वाले जो राशन कार्ड हैं उनको केरोसिन तेल भी दिया जाएगा अर्थात मिट्टी का तेल। ओके, अब देखिए कि जो पहले क्या होता था और अब क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना का नाम है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अलग से यह क्वेश्चन 30 शब्द वाले प्रश्न में या 60 शब्द वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल पीडीएस क्या है। तो राज्य में जो है सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु यूनिवर्सल पीडीएस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 से लागू है। अर्थात राज्य में अब सभी परिवारों को चाहे वो इनकम टैक्स देते हों चाहे नहीं देते हों सभी परिवार जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है देखिए, तो राज्य शासन के द्वारा जो यूनिवर्सल पीडीएस योजना है उसमें जो प्राथमिकता राशन कार्डधारी हैं उनकी पात्रता में वृद्धि की गई है। अर्थात पहले जो है 35 किलोग्राम प्रति जो है चावल प्रति माह दिया जाता था। अब यदि 7 सदस्य से अधिक हैं तो उनको जो है 5 सदस्य से अधिक हैं तो 7 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से जो है दिया जाएगा और चावल। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो है सार्वभौम जो पीडीएस है इसके अंतर्गत आयकरदाता और गैर आयकरदाताओं को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। अर्थात सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। अर्थात यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों को जो है खाद्यान्न सुनिश्चित की गई है। तो ये है यूनिवर्सल पीडीएस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको जानिए। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने अधिनियम में। अच्छा, तो पहला हो गया अंत्योदय प्राथमिक और सामान्य परिवारों को रियायत मूल्य पर खाद्यान्न सामग्री दिया जाएगा। वहीं देखिए कि गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए भी पोषाहार सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अर्थात जो गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं हैं और बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक उनको जो है निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। वहीं धारा 5 कहता है कि बच्चों के लिए भी पोषाहार की सुविधा यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अर्थात 6 माह तक का तो हो गया, अब 6 माह से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से
पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और 6 साल से 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको विद्यालय के माध्यम से भोजन निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं धारा 6 जो है छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता की सुनिश्चितता करती है। ठीक, तो छात्रावास में जो विद्यार्थी रहते हैं उनको भी यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन अर्थात कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से रेडी टू ईट जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो इसको आप याद रखिए कि इनके लिए जो है खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य परिवार, गर्भवती महिलाएं, बच्चे के लिए, छात्रावास के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए। ओके, अब चलिए जानते हैं अध्याय 3 में क्या है। तो विशेष समूहों के लिए पात्रता। अब विशेष समूह कौन कौन होंगे? तो विशेष समूहों के लिए पात्रता के अंतर्गत होगा निराश्रित, जो निराश्रित हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, और आवासहीन जो परिवार हैं जिनके घर नहीं हैं, और जो प्रवासी हैं उनको भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, धारा 9 जो है आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषण सहायता। इस आपात या आपदा यदि घोषित होता है तो वहाँ भी निःशुल्क भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो अध्याय 3 है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप सभी को पता चल रहा है कि कोरोना का समय है, अर्थात प्रवासी की समस्या यहाँ बनी हुई है। तो उनको भोजन उपलब्ध कराया गया है इसी अधिनियम के तहत। और आपात की स्थिति बनी हुई है, आपदा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना क्या है, एक महामारी का है। तो इस स्थिति में भी जो भोजन दिया जा रहा है मजदूरों को, वो इसी अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्याय 4 देखिए, भूख की दशा में तत्काल राहत अर्थात प्रदेश के भीतर कोई भूखा ना रहे, इसका भी प्रावधान अधिनियम में किया गया है। तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार समय समय पर मार्गदर्शिका जारी करेगी। वहीं स्थानीय निकाय का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई भूखा ना रहे और तत्काल भूख से राहत की प्रदान किया जाए। क्लियर है? अब देखिए कि ये जो जितने भी ऊपर में प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों को जो है राज्य सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन करेगी। जैसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत कुपोषित बच्चों को भोजन देना, ठीक है, बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण देना, और मिड डे मील जो स्कीम है उसके तहत विद्यालयों में बच्चों को भोजन देना, यानी विविध योजनाओं के माध्यम से इन कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। अध्याय 6 राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अध्याय 7 के अंतर देखिए कि जो जितने भी पात्रता है उन पात्रता वाले जो परिवार हैं उनका चयन कैसे किया जाएगा, यह राज्य सरकार जो है उसके लिए मार्गदर्शिका बनाएंगी। ठीक है, चाहे अंत्योदय हो, चाहे प्राथमिकता हो, चाहे सामान्य परिवार हो, उनकी क्राइटेरिया क्या होगी यह जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगा। अध्याय 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको महिला सशक्तिकरण का इसमें प्रावधान किया गया है कि जो राशन कार्ड जारी करने के लिए, ठीक है, राशन कार्ड जारी करने के लिए जो मुखिया होगी राशन कार्ड का वो कौन होगी? तो 18 साल या उससे अधिक आयु की जो महिला होगी उसी के नाम से राशन कार्ड जारी किया जाएगा। अर्थात महिला जो है वो जो है परिवार की मुखिया होगी। यदि किसी परिवार में महिला ना हो तो जो वरिष्ठ पुरुष होंगे वह जो है उस परिवार का मुखिया होगा। लेकिन यदि कोई बालिका हो 18 वर्ष से कम हो और उसकी उम्र जो है बाद में 18 साल हो जाती है तो वह जो है मुखिया बन जाएगी। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण का यहाँ प्रावधान किया गया है कि जो मुखिया होगी वह परिवार की महिला होगी। ठीक, अध्याय 9 जो है स्थानीय निकाय की भूमिका सुनिश्चित करती है। स्थानीय निकाय अर्थात जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, इनका यह भूमिका है, यह इनका कर्तव्य है, कार्य है कि जो पात्र परिवार है उनकी पहचान करना, उनको राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की जो दुकान है उनकी निगरानी करना, ठीक है, दुकान की निगरानी करना,
उनका पर्यवेक्षण करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, ठीक, ये जो है स्थानीय निकाय की प्रमुख भूमिका है। अब देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इस अधिनियम के अंतर्गत कि शिकायत निवारण प्रणाली का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली होगा। ठीक है, एक शिकायत निवारण प्रणाली होगा जिसके अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आप वहाँ जो है चाहे कॉल निःशुल्क कॉल नंबर होगा उसके माध्यम से, चाहे किसी के भी माध्यम से आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं इस अधिनियम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम को मैंने अलग से आपको पढ़ा दिया है, यदि वीडियो आप देखे नहीं हैं तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि एमपीपीएससी में वहाँ का अधिनियम आया हुआ था, एमपी लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो अलग से यहाँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस अधिनियम को जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ दिया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना की जाएगी। इस प्रकार शिकायत निवारण प्रणाली जो है व्यवस्था की गई है। अध्याय 11 देखिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, अर्थात जो लक्ष्य है इस अधिनियम का उसको पाने के लिए जो है आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति होगी। ओके, अब देखिए कि पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। ठीक, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में क्या है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन, अर्थात जो भी डाटा होंगे उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि ये डाटा है, उसको जो है पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की इसमें कोताही नहीं की जाएगी, अर्थात पारदर्शिता होगा। ठीक है, स्थानीय निकायों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा स्थानीय निकाय द्वारा, और निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी, चाहे उचित मूल्य की दुकान हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी। वहीं यदि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बात की जाए तो जितने भी जो आपके दुकान हैं वहाँ सामान की समय पर उपलब्धता हो, आधार के द्वारा राशन कार्ड को लिंक किया जाएगा, कंप्यूटर जैसे प्रौद्योगिकी का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आसानी से जो है जनता को जो है उनके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही निःशुल्क कॉल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप जो है कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकें। अध्याय 13 और 14 जो है इसमें अपराध एवं शास्ति और विविध जो प्रावधान हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि जो अधिनियम के अंतर्गत जो शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति वो राज्य सरकार को होगी, और यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधान के अंतर्गत उल्लंघन के लिए भी इसमें दंड का प्रावधान है। तो ये रहा संपूर्ण अधिनियम। यदि ओवर यूज अधिनियम के बारे में बात करूं तो यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। यह अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य परिवारों को रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार देता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, छात्रों, ठीक है, कुपोषित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष समूह के अंतर्गत निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी या आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी इसमें प्रावधान है। ओके, तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपका वीडियो है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में लिख सकते हैं कि किन किन को पात्रता दी गई है, तथा इसमें शिकायत निवारण प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है, और पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु भी प्रावधान किया गया है। अब आपको टेबल के माध्यम से मैं बता दिया हूँ कि किस किस रेट पर क्या क्या दिया जा रहा है। ओके, जैसे कि आपको इस टेबल के माध्यम से मैं बता दिया था। तो इस अधिनियम के एडवांटेज क्या हैं, समाज पे प्रभाव क्या पड़ा, ये सब आप मेरे ख्याल से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।
यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं देखा लगभग 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर